उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि मुल्क इसराइल जिस तरह आज यहूदी कौम के साथ इस कुरे अर्ज़ पर मौजूद है, ये हमेशा से ऐसे आबाद नहीं था, बल्कि तारीख की किताबों से कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि इसराइल में बाकायदा यहूदियों को ला कर बसाया गया है और एक कौम की शक्ल दी गई है। ये मंसूबा किस मुल्क का था और किन हुकूमतों का इसमें बुनियादी हाथ था, इन्हें इससे क्या फायदा हुआ और इस मंसूबे में किस कदर रिस्क भी शामिल था, ये सब और इससे मुतल्लिक मजीद तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, मुअर्रिखीन बताते हैं कि ये 1948 का जमाना था, जब इसराइल के बाकायदा क़याम के वक्त करीबन 10 लाख यहूदी ऐसे थे जो मशरिक़ वुस्ता अरब ममालिक और अफ्रीका के बहुत से मकामात पर मौजूद थे और मुसलमान ममालिक के साथ अपनी दुश्मनी की वजह से इन मुल्कों में रहने वाले यहूदी निहायत ही मुश्किल हालात का सामना कर रहे थे। इससे पहले 1947 में यहूदी उस वक्त भी गैर महफूज हो गए थे जब अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को अरब और इसराइली टुकड़ों में तकसीम करने का फैसला लिया था, और इसके बाद मुसलमान मुल्कों में रहने वाले यहूदियों के लिए हालात उस वक्त और भी बिगड़ गए जब यमन में 2 मुसलमान लड़कियों का कत्ल किया गया और इसका इल्ज़ाम यहूदियों पर आ गया, जिसके नतीजे में फिर फसादात शुरू हो गए और यहूदियों पर हमले होने लगे। इस सूरत हाल को देखते हुए अमरीकी और इसराइली हुकूमतों ने यहूदियों को इसराइल मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया। यहूदियों को बाहिफाजत इसराइल पहुंचाना, जिसमें कोई जान भी जाया न हो, एक बहुत अहम मंसूबा था जिसके लिए खासी रकम की जरूरत थी। चुनांचे इसके लिए अमेरिकन जूइश जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी ने तमाम माली तावन फ्राहम किया। इस मंसूबे को हतमी शक्ल देने के बाद अमरीकी और इसराइली हुक्काम ने यमन के शाह से राब्ता किया, तो उन्होंने इस शर्त पर यहूदियों को वहां से ले जाने की इजाजत दी कि इनको ले जाने वाले जहाज यमन की सरजमीन पर नहीं उतरेंगे, बल्कि अदन शहर से जुड़े हुए एक ट्रांजिट कैंप, जिसे चूला का नाम दिया गया था, वहां से यहूदियों को उठाएंगे। ये कैंप उस वक्त अंग्रेज हुकूमत के पास था और यमन से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर था। प्यारे दोस्तों, यही वो वक्त था जब इस खुफिया ऑपरेशन की तैयारियां शुरू की गईं। इस मंसूबे का बाकायदा नाम ऑपरेशन मैजिक कारपेट तजवीज़ किया गया और इसका बुनियादी टारगेट यमन से तमाम यहूदियों को निकालकर बाहिफाजत इसराइल पहुंचाना था। चूंकि एक खुफिया ऑपरेशन था जिसके लिए राजदारी शर्त थी, तो खुले आम ये ऐलान नहीं किया जा सकता था कि तमाम यहूदी एक जगह इकट्ठे हो जाएं जहां से इनको ले जाया जाएगा, क्योंकि इस तरह वो और गैर महफूज हो जाते। चुनांचे एक मरतबा फिर यमन की हुकूमत से इजाजत ली गई और कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई जिनका काम यहूदियों को ढूंढना और इनको इसराइल जाने के लिए तैयार करना था, और साथ ही इन्हें यह समझाया जाना था कि वो किसी को भी ना बताएं। इस तरीकेकार के साथ कई माह तक ये सिलसिला चलता रहा और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन तमाम ही यहूदियों को पैगाम मिल गया और वो सब तैयार हो चुके थे। इसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टोलियों की शक्ल में लोग ट्रांजिट कैंप की तरफ चलना शुरू हुए, जिनमें ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की थी। कैंप तक जाने के लिए चूंकि सवारियों का इंतजाम नहीं था और जाना भी छुप कर था, इसलिए वहां पहुंचने वालों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तमाम मुसीबतों को पार करने और कई रोज के सफर के बाद जब वो काफिले ट्रांजिट कैंप के पास पहुंचे, तो अमरीकी और इसराइली हुकूमत ने वहां इनके लिए पहले से रिहाइश और सेहत की सहूलतों के साथ साथ खुराक वगैरह का इंतजाम भी कर रखा था। कैंपों में मौजूद रजाकारों की ड्यूटी लगाई गई थी कि इन सब को वहां सेटल होने में मदद करें। कहा जाता है कि वहां पहुंचने वाले यहूदियों में से अक्सरियत इंतहाई गरीब थे। यही वजह थी कि इन सब के लिए कैंपों में मौजूद खुराक, रिहाइश, बैतुल खला और दूसरी सहूलतें बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। इसके बाद 1949 में जून में जब पहला जहाज इन यहूदियों को इसराइल ले जाने के लिए कैंप पहुंचा, तो गरीब लोग पहली बार जहाज देखकर डर गए और सवार होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद रजाकारों ने काफी समझा बुझाकर इन्हें सवार करवाया और इस तरह पहला जहाज तकरीबन 100 यहूदियों को लेकर उड़ा और तेल अवीव पहुंच गया। यहूदियों को वहां उतारा गया और जहाज वापस अदन शहर पहुंच गया, जिसके बाद यह सिलसिला सितंबर 1950 तक ऐसे ही जारी रहा और यहूदियों को यमन से इसराइल इसी तरह खुफिया तौर पर पहुंचाया जाता रहा। ये एक इंतहाई खुफिया और खतरनाक ऑपरेशन था, मगर इसे इतनी महारत से पूरा किया गया कि इसमें एक भी इंसानी जान जाया नहीं हुई। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन के लिए अलास्का एयरलाइंस के 28 जहाज मुसलसल उड़ते और उतरते रहे और 50,000 अफराद को ले जाया गया। इन जहाजों को एक महीने में तकरीबन 300 घंटे तक उड़ाया गया, जबकि अमेरिका में इनकी हद 90 घंटे तक मुकर्रर थी।
दौरान ऑपरेशन कम से कम वक्त में सबको निकालना अवलीन तरजीह थी, इसलिए ये ऑपरेशन जारी रहा। इस वाक़े की तारीख बताती है कि क्रिस्टस C-40 नामी इन जहाज़ों में इतनी सकत नहीं थी कि इस कदर बड़ा ऑपरेशन कर सकें, इसलिए इन जहाज़ों के डिज़ाइन में कई तब्दीलियां की गईं। इनमें इजाफी ईंधन की टैंकियां लगाई गईं, जबकि सीटों को तंग करके जोड़ा गया और इजाफी बेंचेस भी लगाए गए, जिसके बाद ज्यादा से ज्यादा 50 मुसाफिर ले जाने वाला जहाज इस काबिल हो गया कि वो 120 से ज्यादा मुसाफिर ले जा सकता था। और इजाफी वजन के बावजूद भी ईंधन अब भी मजीद कई घंटों तक काम कर सकता था। ऑपरेशन मैजिक कारपेट को ऑपरेशन इन विंग्स ऑफ ईगल भी कहा जाता है। इन्हीं ऑपरेशंस के दौरान एक बहुत ही खतरनाक वाकया भी पेश आया, जिसमें जहाज में सवार तमाम यहूदियों की जान जाते जाते बची। जब एक जहाज का ईंधन बिल्कुल खत्म हो गया और इन्हें मिस्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, सबकी जानों को खतरा था, लेकिन मौत दोनों सूरतों में नजर आ रही थी। चुनांचे पायलट ने उतरने का फैसला कर लिया। जैसे ही इनका जहाज मिस्र के एयरपोर्ट पर उतरा और एयरपोर्ट हुकाम जहाज की चेकिंग के लिए आए, तो पायलट ने कहा कि मुसाफिरों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, क्योंकि ये सारे चीचक के मरीज हैं और इलाज के लिए ले जाए जा रहे हैं। दोस्तों, उन दिनों ये मर्ज इंतहाई खतरनाक था और लोग इससे खौफजदा थे, इसलिए इंतजामिया ने मुसाफिरों से दूर रहने में अपनी आफियत समझी और जल्दी से ईंधन देकर जहाज को रवाना कर दिया कि कहीं जरासीम इनके मुल्क में न फैल जाएं। पायलट ने झूठ बोलकर चालाकी दिखाई, क्योंकि ये एक खुफिया मिशन पर था। इसके जहाज में 150 यहूदी सवार थे जो यमन से उठाए गए थे और इसराइल ले जाए जा रहे थे। मुसलमानों और यहूदियों के दौरान सख्त कशीदगी की वजह से फसादात हो रहे थे, जिनमें कई हलाकतें हो चुकी थी, लेकिन उस पायलट के बर वक्त झूठ की वजह से तारीख के इस इंतहाई हसास और खुफिया ऑपरेशन में एक भी इंसानी जान जाया नहीं हुई। ये ऑपरेशन मुकम्मल होने के कई माह बाद भी दुनिया को इससे मुतल्लिक कुछ पता नहीं था कि यहूदियों को इसराइल मुंतकिल किया जा चुका है। अलबत्ता अपनी मंजिल पर पहुंच जाने के बाद भी मसाइल ने इन यहूदियों का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि इसराइल को आजाद हुए अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था और इसे बहुत ज्यादा मसाइल का सामना था, जिनमें सबसे बड़ा मसला माली वसाइल का था। ऐसे में बहुत बड़ी तादाद में यहूदियों के मुल्क पहुंचने से सूरत हाल मजीद मुश्किल हो चुकी थी। सबसे पहले आने वालों को बड़े शहरों के खाली मैदानों में कायम किए जाने वाले ट्रांजिट कैंपों में ले जाया गया, जहां वो कुछ महीनों तक कायम पजीर रहे। इस दौरान इनकी खुराक का इंतजाम हुकूमत की तरफ से किया गया। थोड़े ही अरसे बाद सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई और इन लोगों को ज़रई इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया, जहां कुछ ने खेती बाड़ी शुरू की और मुआशी सूरत हाल बेहतर होती गई। इनमें से कई दूसरे और बड़े शहरों की तरफ मुंतकिल हो गए। इन हालात में यहूदियों के लिए अच्छी बात यह हुई कि दूसरी नस्लों के यहूदियों ने इन्हें खुश आमदीद कहा और जिंदगी के हर शोबे में पढ़ाई लिखाई और कारोबार और वोट वगैरह के हक में इन्हें भी बराबरी के मौके दिए। इस तरह से वो जल्दी आपस में घुल मिल गए और शादी ब्याह के रिश्तों में भी बन गए। ऑपरेशन मैजिक कारपेट की कामयाबी के बाद इसराइली हुकूमत ने दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी यहूदियों को इसराइल लाने का मंसूबा बनाया, जिसके बाद कई ऑपरेशन हुए। इस सिलसिले में इराक से 1,20,000 यहूदियों को एयरलिफ्ट किया गया, यानी जहाजों के जरिए इसराइल ले जाया गया। इसी तरह 1984 में सूडान के मुहाजिर कैंप में मौजूद 8,000 इथियोपियन यहूदियों को इसराइल ले जाया गया और 1991 में इसराइली जहाज़ों ने सिर्फ 36 घंटों के अंदर 15,000 इथियोपियन यहूदियों को इसराइल मुंतकिल किया। कुछ ही साल के अरसे में तकरीबन 10 लाख यहूदी इसराइल पहुंच गए और यूं ये खुफिया ऑपरेशन तारीख का एक अहम बाब बन गया। जी तो प्यारे साथियों, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।